हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम रस, छंद और अलंकार को देखने वाले हैं। इसके पहले आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी होगी, लेकिन बच्चों आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि रटवाना हमारी फितरत में नहीं है। हम यही कोशिश करते हैं कि कितने सिंपल तरीके से हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम कर सकें। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं रस, छंद, अलंकार, ये 3 टॉपिक मिलाकर के 6 नंबर में पूछे जाते हैं। यानी 2 नंबर का आपका क्या होगा, रस होगा, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार। अथवा में क्वेश्चन होता है बच्चों, इसलिए आसान होता है। तो चलिए रस में हम पहले देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रृंगार रस। अब देखिए श्रृंगार में संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार होता है, वो बात अलग है, इतना डीपली हमें नहीं देखना है। संयोग का मतलब जहां पर नायक और नायिका यानी प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन हो, संयोग होता है। जहां बिछड़ने का भाव हो वहां पर वियोग होता है। लेकिन बच्चों पूछेगा तो ऐसे कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस ऐसे देगा, या फिर कहेगा हास रस अथवा वीर रस, ऐसे पूछेगा। ठीक, एक करना है। चलिए हम देख लेते हैं कि सारे रस में केवल आपको एक तरीके से ही परिभाषा लिखना है, रटना नहीं है। ठीक, श्रृंगार रस में क्या लिखेंगे कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है या मिलन होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब यहां पर कुछ समझने वाली बात यह है बच्चों कि विभाव किसे कहते हैं। भाई रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं, विभाव का मतलब होता है बच्चों कारण, यानी जिस कारण से हमारे अंदर वो रस उत्पन्न हो। ठीक, अभी समझाएंगे आपको। विभाव का मतलब हो गया कारण, अनुभाव का मतलब होता है अनुभव करना, महसूस करना, यानी जो कारण होता है उस कारण के अंदर हमारे अंदर क्या महसूस होता है उसको कहते हैं अनुभाव। और संचारी भाव का मतलब अनुभव करने के बाद जो हमारे अंदर जो भी मतलब भाव का संचार होता है, जैसे क्या है कि हमारे अंदर भाई खुशी है, गम है, इन सब का एक्सप्रेशन हमारे शरीर पर दिखाई पड़ता है ना, वो संचारी भाव। और जो एक होता है अस्थाई भाव, ये शुरू से अंत तक बने रहते हैं, इसको प्रधान कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। मतलब समझ गए बच्चों कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब जैसे एग्जाम्पल समझिए, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है बच्चों की कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। बहुत ही प्यारा सा ये एग्जाम्पल है कि इसमें क्या होता है, एक नायक और नायिका का वर्णन किया गया है। यहां पर क्या होता है कि नायक और नायिका ऐसे स्थान पर बैठते होते हैं कि पूरा उनका घर परिवार, मान लेते हैं रिश्तेदार पूरे घर में भरे हैं, और नायक कुछ दूर पर बैठा है और उससे कुछ दूर पर नायिका। तो नायिका देखिए, ये नायक उससे मिलने के लिए कहता है इशारों में कि कहत मतलब कहता है, नटत मतलब प्रेमिका नकार मतलब इसको नकार देती है, मना कर देती है। भाई वो कहता है कि भाई मुझसे मिलना है, मुझे मिलना है, और वो नटत नकार देती है, मना कर दे। रीझत खीझत, तो इससे क्या है भाई, वो रीझने लगती है, मतलब उसे गुस्सा आती है कि इतना सब लोग बैठे हैं और ये इशारे कर रहा है। और मिलत खिलत लजियात, लेकिन जब उन दोनों के नयन मिल जाते हैं, दोनों भाई आंखों में आंखें क्या होती है जब मिल जाती हैं, तब लजियात मतलब वो लड़की लज्जावश क्या होती है, सर झुका लेती है, यानी शर्मा जाती है। और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, और इस प्रकार वो भरे भवन यानी भरे हुए घर में, ठीक, जहां पर बहुत सारे लोग हैं वहां पर वो आंखों ही आंखों में बातें कर लेते हैं। अब यहां पर विभाव क्या है, मतलब कारण क्या है, क्या कारण है? कारण ये है कि भाई वहां पर नायिका बैठी है, नायिका को देख रहा है, ठीक है ना, तो उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके बाल, ये सब कारण हो गए। और इन कारण अनुभाव मतलब उनके अंदर क्या है, प्रेम की भावना जाग गई। संचारी भाव, क्या संचार हुआ, यानी उसके रोम रोम खड़े हो गए, एकदम खुशी हो गया, है ना। और अस्थाई भाव मतलब प्रधान भाव जो शुरू से अंत तक बना रहे, क्या है बच्चों, शुरू से अंत तक प्रेम ही तो बना रहेगा। तो ये हो जाएगा। अथवा में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे दूसरा हमने यहां पर एक एग्जांपल, चाहे आप इसको लिखिए या इसको, मजेदार एग्जांपल लेकर आए हैं, ठीक है ना, कोई फालतू का एग्जांपल नहीं लाते मोनू सर। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, जैसे लिख सकते हैं, ये रेशमी जुल्फे
ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो ये राजेश खन्ना जी का एक कोई सॉन्ग था, उसमें ये गाना है ना। अब ऐसा मत सोचना कि फिल्मी है लिख देंगे नंबर नहीं मिलेगा, कोई नहीं काटेगा रसगुल्लों, पूरे नंबर मिलेंगे। कि ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें और इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो इसमें कारण क्या है भाई? वो पागल राजेश खन्ना पागल क्यों हो रहे हैं? राजेश खन्ना पागल हो जा रहे हैं उनकी रेशमी जुल्फें और उनकी मदमस्त या शराबी आंखें देख करके। तो भाई उनके अंदर मतलब किस कारण से, ये कारण हो गया ना। और अनुभव क्या हुआ? अनुभव हुआ क्या भाई? किस चीज की उनके अनुभव हुआ? तो अनुभव हो रहा है अंदर ही अंदर, वो मगन हो रहे हैं जुल्फें देखकर, शरबती आंखें देखकर, कि एकदम अंदर अंदर क्या है, लड्डू फूट रहे हैं कि भाई वो तो मजा आ गया। और संचारी भाव का मतलब उनके अंदर क्या क्या भाव, मतलब क्या चेष्टाएं उत्पन्न होती है, वही चीज कि वो उनके रोम रोम क्या है, खड़े हो जाते हैं। ठीक, कहने का मतलब उनके पूरे शरीर में प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, वो व्याकुल हो जाते हैं। और शुरू से अंत तक जो अस्थाई भाव है वो तो रति यानी प्रेम का ही है ना। तो इस तरह से आप श्रृंगार रस को लिख सकते हैं। परिभाषा पूरा हर में इसी तरह से लिखना है, बस यहां पर जो अस्थाई भाव है बच्चों उसी को बदल देना है। चलिए हम बताते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण रस है बच्चों वो है वीर रस। अब वीर रस में भी हमने बताया ना सेम परिभाषा होगी, ठीक है ना। जो परिभाषा है वो सेम रहेगा, बस बच्चों इसमें थोड़ा से आपको क्या है परिवर्तन करना है। तो अस्थाई भाव में ठीक लिखेंगे कैसे कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो परिभाषा तो सेम है ना रसगुल्लों, केवल और केवल हम यहां पर सबके अस्थाई भाव आप याद कर लीजिए। बस उदाहरण में लिखेंगे कि बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये एग्जाम्पल भी क्या है, बहुत ही फेमस है। वही उदाहरण लिखने का प्रयास किया करो जो आसान हो, जो आपको याद हो, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर विभाव देखेंगे तो किस कारण हमारे अंदर जो जुनून, जैसे आप क्या है साउथ की मूवी देखते हैं कोई, ठीक है ना, खतरनाक वाली, या फिर आप क्या है कोई देशभक्ति मूवी देखते हैं, वीर रस, उसमें अपने आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे माँ तुझे सलाम, गदर हो गया, ठीक है ना, ये सारी मूवी ऐसी होती हैं, ठीक, कर्मा हो गया। तो ऐसे ये सब मूवी जब आप देखते हैं आपका खून बॉर्डर हो गया ना, खून खौल जाता है कि भाई गन मिल जाए दुश्मन की खोपड़ी में हम छेद कर देंगे। तो ये सब क्या है आपके अंदर भावना जागृत हो जाती है। तो विभाव क्या है, क्या किस कारण जागृत, वहां पर लड़ाइयां चल रही है, युद्ध स्थल में गोली बारूद, दुनिया भर के खून खराबा, ये सब कारण हो जाते हैं। अनुभव क्या होता है, हमारे रोम रोम में देशभक्ति, ये हम महसूस करने लगते हैं अंदर से, ठीक। और उसके बाद संचारी भाव का मतलब वही चीज है ना कि हमारे अंदर एक गुस्सा लग जाता है कि भाई अब दुश्मन को एकदम खोपड़ी में उड़ा देना है दुश्मन की। तो ये तरीके से होता है बच्चों। और संचारी भाव, ये सॉरी अस्थाई भाव, शुरू से अंत तक आपके अंदर एक जुनून रहेगा, उत्साह रहेगा। जैसे ये सब मूवी देखते हैं तो एकदम अंदर आग लग जाती है। तो इस तरह से आप लिखेंगे वीर रस को, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक। चलिए, जो तीसरा महत्वपूर्ण रस है बच्चों वो है हास्य रस। हमने बताया ना परिभाषा सब एक जैसे लिखना है, केवल बदलना है तो आपको अस्थाई भाव, ठीक। इसमें भी वही लिखेंगे कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों रस की उत्पत्ति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, इन चारों से ही रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए अच्छे से ध्यान देना, समझ में आ गया कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, अस्थाई भाव। जैसे उदाहरण देख लेते हैं बच्चों कि जैसे देखिए हास्य का मतलब क्या है भाई, हंसी का भाव व्यक्त होना। तो लिखेंगे कि जैसे यहाँ पर उदाहरण में हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। देखिएगा इसको पढ़ने पर भी आपको थोड़ा हंसी आएगी। मतलब क्या है, विभाव का मतलब क्या है, क्या कारण है, कारण क्या है भाई, किस कारण हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। तो हाथी जैसी देह, हाथी इमेजिन करेंगे आप, और गैंडे जैसी
चाल है और खरबूजे की तरह खोपड़ी है और हाँ तरबूज की जैसी खोपड़ी है और खरबूजे जैसे गाल हैं, तो ये कारण हो जाएंगे हंसने के लिए आपको मजबूर। जैसे आप कॉमेडी मूवी देखते हैं तो उनमें रोल देखा होगा, जॉनी लीवर हैं, कादर खान हैं, ठीक है ना, तो उनके आप पहनावे को देखते हो या उनके हेयर स्टाइल को देखते हो तो आपको देख करके ही हंसी आ जाती है, यानी उसमें वेशभूषा उनके रंग रूप को देख करके आनंद मिलता है, हंसी आती है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हास्य रस को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 3 तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें ही आएंगे बच्चों। इसके अलावा करुण रस लिखना चाहते हैं तो वही लिखेंगे कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। कोई एग्जाम्पल लिख दीजिए बस, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। भाई उदाहरण में लिखना है, लिख दीजिए करुण रस की कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, तो कोई दिक्कत नहीं, फिल्मी है क्या हुआ, लेकिन नंबर तो मिलेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं छंद को, ठीक है ना। चलिए सॉरी, छंद से पहले थोड़ा अलंकार को देख लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं अलंकार को। बात करें ये भी 2 नंबर में होगा और अथवा में यह रहता है, इसलिए ये आसान होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे बेकार में टेंशन लेते हैं कि सर इसमें रटना पड़ेगा, क्या कैसे रटें। अरे रटने की जरूरत ही नहीं है रसगुल्लों, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए ना। रट कर कितने दिन तैयार कर सकते हैं, एक बार चीजों को समझ जाएंगे तो लाइफ टाइम वो अपने आपके दिमाग में सेव रहेगा। देखिए अलंकार, अलंकार का मतलब ही होता है सजाना संवारना, ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहला है उपमा अलंकार। अब देखिए आपको केवल इसी से शब्द से ही मतलब निकालना है, शब्द का अर्थ समझ जाइए, बस हो गया अलंकार। उपमा का मतलब होता है बच्चों, उपमा का मतलब तुलना करना, ठीक। अब तुलना करना उपमा में होता है, लेकिन तुलना होती किस बात की, समानता की, यानी कोई अंतर ही ना दिखे। परिभाषा या फिर लक्षण कैसे लिखेंगे कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। मतलब उपमेय और उपमान की तुलना आप करें और तुलना दोनों समानता की हो, मतलब किसी को भी कम ना बताया जाए, दोनों को बराबर बताया जाए, ठीक है ना। अब देखिए उपमेय का मतलब होता है बच्चों जिससे तुलना की जाती है, ठीक है ना, मतलब जिसकी तुलना की जाती है। उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाती है, ठीक। यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया उपमेय और उपमान क्या है, ठीक। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए। तो यहां पर उदाहरण है कि सिय मुख सुंदर चंद्र समाना। सिय मुख मतलब सीता का मुख क्या है, उपमेय है, ठीक। और चंद्र समाना चंद्रमा के समान है, उपमान है। तो जिनकी तुलना की जा रही किसकी, सिय मुख यानी सीता के मुख की तुलना की जा रही है और यहां पर किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो ये उपमेय हो गया, उपमान। स्पष्टीकरण में ये सब लिखा जाता है लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। भाई वहां पर कहेगा लक्षण और उदाहरण लिख दीजिए, आपको रामायण लिखना नहीं है। तो सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, कितना प्यारा उदाहरण है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मतलब कि जितना सुंदर भाई चंद्रमा है उतना ही सुंदर सीता जी का मुख है, यानी मुंह है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए तुलना जरूर हुई है लेकिन समानता की तुलना, किसी को कम या ज्यादा नहीं बताया गया है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा अलंकार, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों अलंकार वो है रूपक। रूपक का मतलब होता है एक रूप दे देना, मतलब इसमें पता ही ना चले कि कौन भाई साहब उपमेय है उपमान है, ठीक है ना, दोनों में अंतर ही ना पता चले। तो परिभाषा या लक्षण कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। भेद रहित का मतलब बच्चों दोनों में भेद ना कर पाओ, यानी जहां पर उपमेय और उपमान में अंतर ना बताया जा सके वहां पर होता है रूपक अलंकार। उपमेय का मतलब होता है, हमने बता दिया ना, उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए। जैसे यहां पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है ना, कि पायो जी मैंने राम
राम रतन धन पायो, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। यहां पर देखिए मैंने राम रतन, ये जो राम रतन है बच्चों, ये है क्या, उपमेय। राम रतन उपमेय है और यहां पर धन क्या है, उपमान है। तो देखिए धन की तुलना हो रही, लेकिन बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर अर्थ होगा कि मैंने राम रतन रूपी धन पा लिया है। मतलब जो राम है, राम रतन है, वो धन के समान नहीं बल्कि वो धन का रूप है। ठीक, समझ गए बच्चों। इसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं होता। अगर कहा जाता भाई राम रतन धन के समान है तो हो जाता उपमा अलंकार, लेकिन राम रतन ही धन है। ठीक, तो क्या हो गया, ये तो हो गया रूपक अलंकार। समझ गए बच्चों, इसमें उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं होता, यानी भेद नहीं होता है। ठीक, यानी उपमेय को उपमान का ही रूप दे देते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला। अगला है बच्चों यमक अलंकार। क्योंकि अलंकार आपके लगभग 5 या 6 हैं, तो भाई कम से कम 4 तो देखना ही पड़ेगा। यमक अलंकार, देखिए यमक का मतलब होता है बच्चों जोड़ा, युगल। ठीक, मतलब हमने बताया ना कि केवल शब्द का अर्थ समझ जाइए, फिर तो कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर यमक अलंकार, यमक का मतलब ही होता है युगल यानी जोड़ा। तो इसका मतलब क्या है, परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, यानी 2 बार मान लेते हैं आए, और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, है ना, आपने गाना सुना होगा। तो सोना कितना सोना है, एक सोने का मतलब यह है कि भाई यहां पर सोना का मतलब सोना, कितना सोना का मतलब सोना जिसको सुंदर कहते हैं, और सोने जैसे मेरा, सोना मतलब सोने जैसा मेरा मन है। तो यहां पर सोना और सोना 2 शब्द आया है। एक सोना का मतलब क्या है, सोना आप धातु मान सकते हो, दूसरा सोना का मतलब सुंदर। ठीक है ना, समझ गए, मतलब कि 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे बच्चों यहां पर काली घटा, यहां पर सोना और सोना का अर्थ अलग है। इसमें दूसरा उदाहरण एक देख सकते हैं कि काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब होता है बच्चों क्या, बादल, और घमंड घटा, घटा का मतलब घटना, कम होना, कि काली घटा का घमंड घट गया है। तो घटा माने बादल और एक घटा का मतलब है बच्चों घटना यानी कम होना। तो यहां पर समझ गए कि कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हों, तो वहां पर होता है बच्चों यमक अलंकार। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला। ठीक, देखिए बहुत ही आसान उदाहरण है, बस इसी को आप तैयार करना, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला है बच्चों श्लेष अलंकार। ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्लेष का मतलब होता है चिपकाना। अर्थ समझ जाएंगे, पूरी कहानी खत्म, यानी ऐसा चिपक जाओ एकदम गोंद की तरह। श्लेष का मतलब ये होता है गोंद या चिपकाना। ठीक, तो अर्थ मतलब पहले परिभाषा हम देखेंगे बच्चों कैसे लिखेंगे कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलें, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब भाई इससे ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण तो हो ही नहीं सकता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहां पर देखेंगे बच्चों पानी मतलब है, ठीक है ना, और पानी के यहां पर 3 अर्थ निकले हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहां पर पानी क्या है, हमें बचा कर रखना है। कौन पानी, भाई पीने का, बिल्कुल उसे भी बचा कर रखना है। लेकिन यहां पानी, चलिए बता देते हैं क्या किस चीज का पानी का बात हो रहा है। देखिए यहां पर पानी का मतलब है जैसे मोती का पानी अगर चला गया, चमक चली गई, तो भाई वो क्या है, दोबारा नहीं आएगी। मनुष्य का पानी कहते नहीं कि भैया आइए तो हम तुहार, देखो कहते हैं ना गांव की कुछ औरतें कि आइए तो तुहार हम पानी उतार ले। पानी का मतलब होता है बच्चों उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत। तो किसी व्यक्ति की अगर इज्जत चली गई तो रसगुल्लों को दोबारा नहीं आती है। ठीक है ना, भले आप कितना शरीफ बन जाओ लेकिन लोगों की निगाह में आप बेकार ही माने जाओगे, उसी निगाह से देखे जाओगे। और चून का मतलब चूना, चूने का भी अगर पानी चला गया दोबारा रंग चढ़ेगा नहीं। तो यही चीज है ना कि यहां पर पानी का मतलब मोती मानुष चून, इन तीनों चीज के बारे में कहा गया है कि मोती मनुष्य और चूना, अगर इन सब का पानी चला गया तो दोबारा कभी वो पानी समझ लीजिए वो रंग आएगा नहीं। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं छंद को। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों छंद को। छंद में बात करें दोहा, सोठा, रोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही तीन देख लिए तो भाई चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए बच्चों पहला देख लेते हैं दोहा। दोहा क्या होता है आप सभी भली भांति इस बात से परिचित होंगे। लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका देखिए। लिखेंगे बच्चों लक्षण या परिभाषा में कि यह एक अर्ध सममात्रिक, अर्ध बोले तो आधा, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 4 चरण हैं। कौन, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसमें मेन चीज होता है मात्रा आपको दर्शाना, ठीक है ना। वहां पर आपको ऐसे लिख करके दर्शाने की जरूरत नहीं है। आप इतना भाई परिभाषा ऐसे लिखने के बाद ऐसे उदाहरण लिख देंगे बच्चों तो एकदम सरल मतलब आसान हो जाएगा। आपको वहां पर स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं इसको दर्शाना तो दिखा दीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी आपने इसको गलत लिख दिया तो भाई मात्रा गलत हो जाएगी। चलिए जैसे इसमें चलिए हम गिन लेते हैं। कह रहा है कि 4 चरण होते हैं पहले और तीसरे में। भाई ये पहला हो गया और ये तीसरा हो गया, क्योंकि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें कह रहा 13-13 मात्राएं होती हैं। तो गिनिए, इसको ऐसे बना देते हैं तो गुरु हो जाता है, आप सभी को पता है। ये 2 मात्रा हो गई, तो मेरी है तो भाई 2 हो गया। यहाँ पर 1-1 है, और यहाँ पर देखिए बाधा यानी बड़े में है तो भाई यहाँ पर 2 गुरु हो गए। यहाँ पर 1 है और ये 2 गुरु, मतलब 1 गुरु ये हो गया। अब गिनिए 2-2 4, 2 6, 2 8, 2 10, और उसके बाद ये 3 13 हो गया। इसमें 13 मात्राएं हो गई बच्चों। इस वाले में गिनिए यहाँ पर 2 गुरु हैं, ठीक, और नागरी है तो यहाँ पर गुरु है, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और इधर देखेंगे 2 है और इधर 1। तो इसको गिनेंगे 2 2 4, 2 6, 2 8, 3 11। तो भाई पहले चरण में तो 13 हो गया, ठीक है ना, पहले चरण में। लेकिन क्या है दूसरे में, देखिए कहा है दूसरे और चौथे में, इसमें 11-11 होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी गिनेंगे तो 13 होगा, पहले और चौथे, पहले और चौथे में सॉरी पहले और तीसरे में कितना होगा बच्चों, 13-13। इसमें जैसे गिनेंगे तो यहाँ पर गुरु हो गया, यहाँ पर 1-1 है, और यहाँ पर गुरु है, और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, गुरु है, यहाँ 1 है, यहाँ गुरु। गिनेंगे 13 मात्राएं होंगी, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 3 13। और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरु है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तीनों क्या हैं, लघु होंगे, ठीक, यहाँ पर भी दोनों लघु हैं, यहाँ पर 1 गुरु है, 1 लघु है। गिनेंगे तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11 है। मतलब समझ गए ना कि पहले और तीसरे चरण में बच्चों 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये हो जाएगा दोहा। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों सोरठा। और सोरठा तो भाई और भी आसान है, दोहा याद है तो सोरठा आप एकदम चुटकियों में लिख लेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बच्चों जो सोरठा होता है वो होता है दोहा का उल्टा। अब यहां से आपका एक फायदा ये हो जाएगा कि भाई दोहा आ गया है तो ठीक है लिख दीजिए, दोहा नहीं पूछा गया, सोठा है तो कोई दोहा याद है उसी को उल्टा कर दीजिए। कैसे करना है चलिए हम बताते हैं। पहले लिखेंगे क्या बच्चों, अगर उल्टा है तो मतलब भाई पूरी कहानी उल्टी हो गई कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें भी लिखेंगे। इसमें 4 चरण होते हैं, ये भी लिखेंगे। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे में 13-13 भी बताया हमने, तथा इसमें क्या दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक, आगे लिखा भी है कि यह दोहा का उल्टा होता है। मतलब जैसे दोहा है उसी को उल्टा कर दीजिए। जैसे देखिए ये एक दोहा है और हमने इसको उल्टा लिखा है। देखिए उल्टा लिखा है कि निज मन मुकुर सुधार और श्री गुरु चरण सरोज रज और जो दायक फल चार और बरनौ रघुवर विमल जस। और इसको अगर आप देखे होंगे सीधा इसका क्या होता है, सभी को याद होगा बच्चों, इसीलिए इसको लिखा है कि यहाँ पर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और बरनौ रघुवर विमल यश जस जो दायक फल चार। ठीक है ना। तो ये आपको मतलब ये सीधा होता है, लेकिन भाई सोरठा उल्टा होता है दोहा का, तो इसलिए उल्टा लिखेंगे। अब इसमें कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है, यानी ये पहला चरण ये तीसरा चरण। गिन लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, मतलब ये लघु है दोनों, 1 2 3 4 5 6 7
8 और 8 2 10, क्योंकि यहाँ पे गुरु है, और 1 11, 11 हो गया बच्चों। चलिए देख लेते हैं तीसरे में भी, इसमें क्या है, यहाँ पर गुरु है तो 2 2 4, 1 5, 1 6 हो गया, 7 8, 8 2 10 और 1 11। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों आपके 11, ठीक है ना। पहले और तीसरे चरण में आपके आगे 11 11 मात्राएं। अब चलिए हम देख लेते हैं दूसरे और चौथे में 13 13। तो भाई यहाँ पर गुरु है, ठीक, 2 हो गया, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6 और 6 1 7 हो गया बच्चों। 7 1 8 और 8 2 10, 1 11, 1 12 और 1 ये 13, ठीक है ना। जो लाइन है इसको लघु बोलते हैं, जो एस की तरह बना इसको गुरु बोलते हैं, ठीक। तो इसमें हो गया 13, इसमें भी 13 होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 2 और ये 2 4 हो गया, 4 1 5, 1 6, 1 7 और 1 8 हो गया, और 8 1 9, 1 10 और 1 11 और 1 12 और 1 13। तो इसमें क्या हो गए 13, मतलब समझ में आ गया ना बच्चों। पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए अगला है बच्चों चौपाई। चौपाई में कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। परिभाषा में लिखेंगे कि यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है ना, और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी बच्चों, यानी इसमें भी 16 मात्राएं होंगी, इसमें भी 16 मात्राएं, इसमें भी 16 मात्राएं और इसमें भी 16 मात्राएं, ठीक है ना। चलिए गिन करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको एकदम समझ लीजिए, आसान उदाहरण है बच्चों कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास शेखा। बहुत ही सिंपल सा ये बच्चों उदाहरण है। इसमें अगर हम गिनती करेंगे, एक में देख लेते हैं, बाकी भाई सब में सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक है, ये लघु है, दोनों लघु हो गया, ये भी दोनों लघु हैं, यहाँ पर एक लघु, ये एक गुरु हो गया, ये एक लघु, ये एक लघु बच्चों, ये भी लघु है, ये भी लघु है, और यहाँ पर गुरु है, ठीक है ना। ध्यान देना, सब में लास्ट में इसकी यही खास बात होती है, अंत में सब में बच्चों इसमें क्या है, गुरु होंगे, 2 ये गुरु होंगे। ध्यान देना, जैसे काना है, नाना है, देखा है, अशेखा है, तो लास्ट में ये गुरु ही होगा, इतना ध्यान देना, ठीक है ना। अब इसको गिन लेंगे तो जहां पे 2 हो गया, 4 4 1 5 2 7 2 9 2 11 11 सॉरी हाँ, और ये क्या हो गया बच्चों, रुको 1 मिनट भाई साहब, 1 1 2 हो गया, 2 2 4 1 5 5 2 7 7 2 9 10 11 2 13 13 2 15। ये कहाँ से आ रहा भाई, 15 कहाँ से हो गया, ओहो गलती यहाँ पर कर दी है, सुने है ना, ध्यान नहीं दिए। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से बच्चों इसमें भी आप करेंगे, ठीक है ना, इसको भी काउंटिंग करेंगे, इसको भी काउंटिंग करेंगे, सब देखेंगे तो सब में आपको 16 16 मात्राएं ही मिलेंगी। आप कोई भी करके देख लेना इसमें मात्रा, ठीक है ना, काउंटिंग करेंगे तो 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से रस, छंद, अलंकार को लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो में पसंद आए, बिल्कुल भी वीडियो अगर मजा आए हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और बात करें बच्चों इसकी पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगी, ठीक है ना।